हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरा नाम है सुभाष और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 10th में यदि आप हैं और 2023 बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान विषय में, हिंदी विषय में, गृह विज्ञान विषय में और साथ ही साथ चित्रकला विषय में, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर आपको इन विषयों की बेहतर तैयारी कराने का हर संभव प्रयास मैं आपको कर रहा हूं, आपके साथ लगा हूं। तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न, जी हां, जो 6 नंबर के पूछे जाते हैं और 4 नंबर के पूछे जाते हैं, आपकी बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। 2023 की बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे ये प्रश्न। इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि 3 मार्च को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है और उससे पहले आपको अन्य विषयों के भी पेपर देने हैं, जैसे कि 16 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर है, जिससे रिलेटेड मैंने वीडियो आज ही आपको प्रोवाइड कराया है, बताया है कि कैसे आपको OMR सीट भरनी है, कैसे आपको बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय की कॉपी लिखनी है। तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में। तो यहां पर प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? उत्तर क्या होगा कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने क्या कर दिया? मिलकर दबा दिया। मतलब कि राजशाही और फौज की ताकत ने इस प्रयास को दबा दिया। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके बाद प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन को संभाल लिया और उसका मुख्यमंत्री कौन बना? ऑटो वान बिस्मार्क, जो कि इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 7 वर्ष के बाद एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई और जनवरी 1871 में, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। कब? जनवरी 1871 में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया और इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 में हुआ। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी? कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की? प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और आंसर आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं सभी महत्वपूर्ण हैं। यहां पर उत्तर क्या होगा? साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य के शामिल नहीं होने के कारण कांग्रेस इसकी रिपोर्ट से असंतुष्ट थी। कांग्रेस साइमन कमीशन से क्यों असंतुष्ट थी? क्योंकि साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे सभी अंग्रेज थे। उस कमेटी में या इस साइमन कमीशन का जो कमेटी गठन की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसलिए कांग्रेस जो है इस कमीशन से यानी साइमन कमीशन से असंतुष्ट थी। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की नई नीति की घोषणा की। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में
पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया तथा तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। तो यह कुछ हुआ था कि दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के किस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था तथा तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कब? 26 जनवरी 1930 को। और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ भी लेंगे। और इसके बाद अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए ये सभी प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और ये कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। उत्तर हो जाएगा जैव संसाधन क्या है कि वह संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है। वह संसाधन जिनकी प्राप्ति कहां से होती है? जीव मंडल से होती है और जिनमें क्या होता है? जीवन पाया जाता है। कैसे संसाधन कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गया, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशुधन तथा मत्स्य जीवन आदि, ये सब क्या हैं? जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है जिनमें जीवन पाया जाएगा वही जैव संसाधन है। और अजैव संसाधन से क्या तात्पर्य है? तो वह सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि चट्टानें और धातुएं, ये क्या हैं? निर्जीव हैं। और ये कैसे संसाधन हैं? अजैव संसाधन हैं। जैव संसाधन जीवित अवस्था में होते हैं और अजैव संसाधन निर्जीव अवस्था में होते हैं। यानी इनमें किसी भी प्रकार का जीवन नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न यहां पर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको तैयार कर लेना है। मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है और मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर क्या होगा? मृदा अपरदन क्या है? मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यदि किसी भी कारण से मिट्टी का कटाव होता है या मिट्टी एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर चली जाती है किसी भी कारण से, तो यह जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों? यही प्रक्रिया कहलाती है मृदा अपरदन। और मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं। मृदा एक ओर बनती रहती है और एक ओर अपरदन की क्रियाएं भी चलती रहती हैं, यानी अपरदन होता रहता है। किंतु विभिन्न मानवीय क्रियाओं से मृदा अपरदन तेजी से होने लगता है। किंतु कुछ मानवीय क्रियाएं हैं जिन कारणों से मृदा अपरदन और तेजी से होने लगता है। इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। यानी इसके लिए कारण कौन कौन से उत्तरदायी हैं? तो भौतिक कारण कौन कौन से हैं जिस कारण से मृदा अपरदन की क्रिया तेजी से होती जा रही है? ढाल वाली भूमि पर अपरदन समतल भूमि की अपेक्षा ज्यादा होता है। जो ढाल वाली भूमि होती है वहां पर मृदा का अपरदन समतल भूमि की अपेक्षा ज्यादा होता है, क्योंकि किन्हीं कारणों से ढाल वाली जो भूमि होती है, यदि बारिश होगी, तेज बारिश होगी, तो वहां की मिट्टी कटकर ज्यादा बह जाएगी। और जो समतल भूमि होगी वहां पर मिट्टी कटकर ज्यादा नहीं बह पाएगी। तो ढाल वाली भूमि पर अपरदन समतल भूमि की
अपेक्षा ज्यादा होता है। और अगला है तीव्र व मूसलाधार वर्षा से मृदा अपरदन होता है और यह मृदा की ऊपरी परत को अपने साथ बहाकर ले जाती है। जब तेज बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, तो इससे भी मृदा अपरदन की क्रिया ज्यादा होती है और यह मृदा की ऊपरी परत को, यानी बारिश का पानी मृदा की ऊपरी परत को अपने साथ बहाकर लेकर चला जाता है। पवने अर्थात वायु जब आंधी का रूप ले लेती हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में मृदा उड़कर ले जाती हैं। यानी जब आंधी आती है तब बहुत बड़ी मात्रा में मृदा हवा के साथ उड़कर चली जाती है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों में मृदा का यह एक बड़ा कारण है। यानी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों में मृदा का यह एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वहां पर आंधी और पवनों के द्वारा मृदा अपरदन की क्रिया बढ़ती जाती है और वहां पर ज्यादा मृदा अपरदन भी होता है इन्हीं आंधी और पवनों के द्वारा। अगला है यहां पर मानवीय कारक। मानवीय कारक कौन कौन से हैं जिस कारण से मृदा अपरदन की क्रिया होती है? पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई से भूमि पर वनस्पति का आवरण समाप्त हो जाता है। जब पशुओं को अत्यधिक चराया जाता है तो इससे क्या होता है कि जो भूमि पर वनस्पति है उसका आवरण समाप्त हो जाता है, यानी पशुओं के पैरों से कुचलकर वह वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं और इस स्थिति में मृदा पर जल और वायु का प्रभाव तीव्र होता है। इस स्थिति में क्या होता है कि जब मृदा पर ऊपर से बारिश होती है तो वह बह सकती है और जब वायु तेज चलेगी तो भी वह उड़ सकती है। तो क्या होगा, पशुओं की जो है अत्यधिक चराई के कारण भी भूमि का जो है वनस्पति जगत नष्ट होता है, जिस कारण से मृदा अपरदन की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। अगला क्या है, वृक्षों की जड़ें मृदा की रक्षा करती हैं। आप सभी जानते हो कि बड़े बड़े वृक्षों की जड़ें जो होती हैं मृदा की रक्षा करती हैं। वनों के कटाव से मृदा अपरदन में तेजी आ गई है। वनों का तीव्र गति से कटाव हुआ है और जिस कारण से मृदा अपरदन में भी तेजी आ गई है, क्योंकि वनों को नष्ट किया गया है, वृक्षों को हटाया गया है जड़ समेत, तो वह मृदा जो थी जहां पर वन लगे थे वहां पर क्या होगा, वहां पर मृदा अपरदन की प्रक्रिया भी तेजी से होगी, क्योंकि पानी और पवनों के बहाव को वृक्ष कम कर सकते हैं। पानी और पवनों के बहाव को वृक्ष ही कम कर सकते हैं। यदि वृक्ष अधिक होंगे तो मृदा अपरदन की प्रक्रिया भी धीमी होगी, यानी बहुत कम मात्रा में होगी। इसके बाद अगला बिंदु है यहां पर कि कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे कि ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं। यदि ढाल पर जुताई की जाती है और ऊपर से नीचे की ओर जुताई की जाती है तो इससे क्या होता है, वाहिकाएं अर्थात नालियां बन जाती हैं, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। जिसके अंदर से बहता हुआ पानी मृदा अपरदन को और भी बढ़ा देता है। अगला बिंदु है खनिज पदार्थ निकालने के लिए खनन कार्य से भी मृदा अपरदन होता है। खनिज पदार्थ धरती से निकाले जाते हैं और इस खनन कार्य से भी मृदा का अपरदन होता है। अगला बिंदु है मनुष्य भवन निर्माण कार्य के लिए रोड़ी, बजरी, संगमरमर, बदरपुर आदि प्राप्त करने के लिए छोटी बड़ी पहाड़ियों को गहरे गड्ढों में परिणित कर देता है। छोटी बड़ी पहाड़ियों को गहरे गड्ढों में यानी उन्हें समाप्त कर देता है। और अगला जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, 3 मार्च को यह प्रश्न जरूर आएगा।
तैयार करके जाना आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कह रहा है चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन वनों की रक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन है। चिपको आंदोलन क्या है कि यह वनों की रक्षा के लिए चलाया जाने वाला आंदोलन है। और इस आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय क्षेत्र में किया था। कहां? हिमालय क्षेत्र में किया। इसके अंतर्गत लोग पेड़ों से चिपककर उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें काटने नहीं देते हैं। और यह आंदोलन वनों वृक्षों की कटाई रोकने में सफल हुआ। साथ ही इस आंदोलन ने यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की प्रजातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान भी सफल बनाया जा सकता है। तो ये थे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान के लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न। इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना। वीडियो को जरूर शेयर कर दें अपने सभी मित्रों में। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और 16 फरवरी को जैसा कि आपका हिंदी विषय का पेपर है, आप अच्छे से तैयारी करें। कहीं से भी आपको ज्ञान मिल जाए, आप जरूर प्राप्त करने का प्रयास करें और अच्छा स्कोर करने का प्रयास करें। अच्छी पढ़ाई करें अपनी बोर्ड परीक्षा की। जय हिंद।